हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना और मेरी तरह किसी सरकारी कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और ट्रस्ट मी, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है महा मैराथन का, इसमें हम वो सारे टॉपिक्स से डील करने वाले हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। तो फटाफट से मेरे साथ में अपना कॉपी पेन ले लो, अपने आंसर्स को मार्क करते चलो और मुझे बताना कि आपका आज का फाइनल स्कोर कितना बना है और आप कितने रेडी हो अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो फिज़िक्स का है। यहाँ हमने फिजिक्स के क्वेश्चन तो कुछ सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चार्जेस दे रखे हैं +2 म्यू और +8 म्यू के। ठीक है, उनको सेपरेट करा गया है 30 सेंटीमीटर से। ठीक है, उनके बीच जो डिस्टेंस आ रही है वो 30 सेंटीमीटर आ रही है, सेपरेशन उनका 30 सेंटीमीटर का है। अब पूछा गया आपसे कि डिस्टेंस कितना होगा आपका 2 म्यू चार्ज वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0। ठीक है, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जा रहा है उससे पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन को रखा है, तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भी वो देख सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है आपका ये करेक्ट आंसर बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है आपके लिए, तो इससे अपने आंसर को चेकआउट भी कर लेना एक बारी कि आपने जो आंसर निकाला है, जो कैलकुलेशन करी है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 12 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक वायर है आपकी 12 ओम का उसका रेजिस्टेंस है, उसको स्ट्रेच करा गया है ट्वाइस, मतलब वो जितनी भी थी उसका दुगना उसको स्ट्रेच कर दिया गया है उसकी ओरिजिनल लेंथ से। अब पूछा गया है कि न्यू रेजिस्टेंस विल भी कितना होगा, मतलब जब उसकी जो भी सपोज कर लो उसकी लेंथ x थी। ठीक है, उसमें कितना रेजिस्टेंस था? 12 ओम का रेजिस्टेंस था। अब उसको स्ट्रेच कर दिया गया, अब वो क्या हो गई, अपनी लेंथ से दुगनी हो चुकी है। तो पूछा गया है कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा। आपके ऑप्शन है 24 ओम, ठीक है, 36, 48 और 96। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट का दे रखा है आपको यहाँ पे, एल की कितना, एल इक्वल्स टू 2L। ठीक है, ए का A/2 और आपका आर का है यहाँ पे ρL/A। आप फटाफट से निकाल लो इसमें रख के। ठीक है, कितना आएगा आपको निकल के? 48 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो स्फीयर रोल डाउन एंड इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, रोल डाउन कर रहे हैं इंक्लाइन में विदाउट स्लिपिंग, मतलब बिना फिसले। ठीक है, विच रीच इज द बॉटम फर्स्ट, तो पहले कौन सा बॉटम में पहुंचेगा ये पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है हॉलो स्फीयर, बोथ टुगेदर, सॉलिड स्फीयर और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर बता नहीं सकते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सेलरेशन का यहाँ पे दे रखा है, फॉर्मूला दिया है, फटाफट से लगा लो। ठीक है, A=G sin थीटा अपॉन 1 प्लस आपका IMR², इस तरीके से पूरा रखो और फटाफट से निकाल लो। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ मैंने दे रखी है, हॉलो स्फीयर की मैंने यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू बताई है कि सॉलिड स्फीयर में कितनी होगी और हॉलो स्फीयर में कितनी होती है। ठीक है, आप फटाफट से निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। अब क्यों बन रहा है देखो, स्मॉल डिनोमिनेटर होगा मतलब लार्जर एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्टिकल है, एग्जीक्यूट करता है SHM को, जिसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, एट डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 6 सेंटीमीटर का हो रहा है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। ठीक है, रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के उसमें। ठीक है, ये पूछा गया है।
आपके ऑप्शन है 8/9, 16/9, 9/16 और 25/9। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर। जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वीडियो को पॉज कर लेना, अपने आंसर्स को निकाल लेना और फिर मैच कर लेना कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16/9 कैसे होगा वो देख लो। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका a² माइनस x²। ठीक है, अब कर लो फटाफट से, निकाल लो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। कितना आएगा 16/9 के ई अपॉन पी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर्स, ठीक है, 4 म्यू एफ एंड 12 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 32 वोल्ट। ठीक है, एक सीरीज में कनेक्ट है 32 वोल्ट के। अब पूछा गया है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 96, 48, 128 और 192। बताओ कितना होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोलो। एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, सेम चार्ज ऑन ईच। सीरीज है ना एक सी, तो जितना एक पे चार्ज होगा उतना ही अगले पे होगा, उतना ही नेक्स्ट वाले पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 12। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका इट इज इल्यूमिनेटेड विद फोटोन्स ऑफ एनर्जी 5 eV। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछा गया। बताओ कितनी होनी चाहिए, 2, 3, 5, 7 कितनी होगी, बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, क्या बनना चाहिए, जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निकाल के देख लो, बहुत ईजी है, निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जो उसके परपेंडिकुलर है। इफ मोमेंटम इज डबल, अगर मोमेंटम को डबल कर दें तो रेडियस कितनी हो जाएगी पूछा गया। सेम, डबल, 4 टाइम और हाफ। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, मतलब मोमेंटम डबल होगा तो रेडियस भी आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V टू V। ठीक है, एक 1 मोल आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर गई है आइसोथर्मली। वॉल्यूम कितना माना था हमने, उसका V माना था, अब वो उससे 2V हो चुकी है एट टेम्परेचर T। ठीक है, टेम्परेचर T है। वर्क डन की आपसे यहाँ पे बात हो रही है कि कितना वर्क डन होगा, बताओ कितना होगा, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन इज डबल एंड वेवलेंथ इज हाफ। ठीक है, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें स्लिट सेपरेशन जो थी वो डबल हो गई थी और वेवलेंथ हाफ हो गई थी। फ्रिंज विद बिकम, ठीक है, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी ये पूछा गया। बोलो कितनी होनी चाहिए फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे बताओ कितनी होगी। β/4, β/2, बीटा और 4 बीटा। बोलो क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। अब रख लो बीटा डैश में लैम्डा अपॉन 2d और 2d। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, β/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैटेलाइट ऑर्बिट जस्ट अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट है अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर, इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी ये पूछा गया। 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 और 16 कितना होगा बताओ, निकालो फटाफट से आंसर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट होता है। विच स्पीशीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर।
ठीक है, कौन सी स्पीशीज का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा? O2 माइनस, O2, O2 प्लस और O2 2 माइनस। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बताओ सी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपको अगर नहीं आता है निकालना तो प्लीज एक बार सीख लेना, लेकिन गलती मत करना। ठीक है, यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकल रहा है तो वो बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि O2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिफाइड KMnO4 है, उसको ऑक्सीडाइज करा गया है Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 था, पहले ऑक्सीडाइज करा Fe2 प्लस में, फिर कर दिया Fe3 प्लस में। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आर ऑक्सीडाइज, कितने Fe2 प्लस के मोल जो ऑक्सीडाइज रहेंगे बाय 1 मोल ऑफ KMnO4, यानी कि 1 मोल ऑफ KMnO4 से। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1, 3, 5 और 10। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, MnO4 माइनस को किस में कन्वर्ट करा? Mn2 प्लस में। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, चेंज हो जाएगा नहीं होगा, +7 से +2 बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 मोल KMnO4 का 5 मोल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडल गैस ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, आइडल गैस के बारे में पूछा गया है फ्री एक्सपेंशन में, बताओ कितना निकल के आएगा? बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा? और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको इजी लग रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई वर्क डन नहीं हुआ, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडल गैस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ 10-8 MHCl सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, pH पूछी गई है आपसे, आपके ऑप्शन है 8, 7, 6.98 और 8.02। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाटर कंट्रीब्यूशन पूछा गया है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर कंट्रीब्यूशन जो है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी निकल के आएगी? pH 6.96 to 6.98। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे, लेकिन आप लोगों की ही डिमांड थी कि दीदी क्वेश्चंस को थोड़ा टफ एंड ट्रिकी बनाओ, तो आप सबकी डिमांड पे मैंने फिजिक्स और जो केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा टफ एंड ट्रिकी रखा है, ताकि अगर पेपर इससे इजी आता है तो वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ पेपर बहुत टफ आ गया, हमने तो बहुत ही ईजी प्रैक्टिस करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्यों पूछा गया? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 20 मिनट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ कितनी है? 20 मिनट की है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 87.5% कंप्लीशन। ठीक है, अब पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जब 20 मिनट की है तो कितना टाइम लगेगा आपको 87.5% कंप्लीट होने में? ठीक है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट और 100 मिनट। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 87.5% कंप्लीशन का मतलब कितना हो गया? कि सिर्फ 12.5% रिमेनिंग रह गया। ठीक है, 100, 50, 50 का हाफ 25 और 12.5। ठीक है, ऐसे तो होगा। 100 का हाफ 100% कंप्लीट है, उसका हाफ कितना होता है? 50 होगा, उसका हाफ 25 और वहाँ पे 12.5, मतलब 3 हाफ लाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम क्या करो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है CO की इन CONH3 5ClSO4। ठीक है, बताओ यहाँ पे CO की आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। ठीक है, कोबाल्ट की पूछी गई है। आपके ऑप्शन है +1, +2, +3 और +4। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, SO4 2 माइनस क्या है आपको? आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने निकाल के भी दिखा दी है, तो इससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो
Which reaction gives which reaction gives carboxylic acid with one carbon less? ठीक है, कौन सी रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड देती है जिसमें एक कार्बन की कमी होती है? आपके ऑप्शंस हैं कैनिजारो, एल्डोल, हॉफमन ब्रोमाइड और फ्रीडल क्राफ्ट। ये सारी क्या है, नेम रिएक्शंस हैं बच्चों। नेम रिएक्शंस को एक बार देख के जाना, बहुत बारी वो नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाली है ताकि कोई बच्चा भूल गया हो, किसी के माइंड से स्किप हो गया हो तो वो फटाफट से रिवाइज कर ले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो रिएक्शन करके भी यहाँ पे बता रखी है पूरी कि यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, एक कार्बन आइटम आपका रिमूव हो जा रहा है। तो वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल वैल्यू पूछी गई है आपसे। आप बताओ यहाँ पे कितनी होगी? एक चीज़ ध्यान रखना, डेनियल सेल की बात हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को भूलना मत। किसकी बात हो रही है? डेनियल सेल की बात हो रही है। आप बता दो कि फटाफट से आंसर कितना होगा, ठीक है। 0.42 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट और 1.52 वोल्ट। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक कैथोड माइनस इलेक्ट्रिक एनोड, ठीक है। रख लो फटाफट से वैल्यू में, कितना आएगा? 1.10 वोल्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल आइडल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। 1 मोल आइडल गैस आपकी ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर STP। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल गैस, मतलब 1 मोल का तो इतना है, 2 मोल गैस का STP कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 22.4, 44.8, 11.2 और 33.6। बताओ क्या निकल के आएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका एट कांस्टेंट T एंड P, ठीक है। T और P आपके कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी नंबर ऑफ मोल्स के। कर लो मल्टीप्लाई, 22 इंटू 22.4 कितना आएगा? 44.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है एसिडिटी में फिनॉल, एथेनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल। अब करो, बताओ फटाफट से अरेंज कर लो इनको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सी सीक्वेंस करेक्ट होगी यहाँ पे आपकी? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पी नाइट्रोफिनॉल, NO2 ग्रुप क्या करता है आपका? स्टेबलाइज करता है फिनॉक्साइड आयन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले पी नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, फिर एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज मेनली ड्यू टू, ठीक है। एक न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके ऑप्शन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाता है सोडियम पोटेशियम आयंस का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन बाय सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, डिफ्यूजन होगा प्रोटीन्स का सेल के बाहर और एंट्री हो जाएगी Ca2+ आयंस की। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है आपका वो कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। 3 सोडियम को बाहर निकाल देगा और 2 पोटेशियम को अंदर कर लेगा न्यूरॉन्स के। इससे क्या होता है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन विद ब्लड ग्रुप AB मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप O, ठीक है। एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप AB था, उसकी शादी हो गई एक मेल से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। अब पूछा गया है कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स कितने क्या हो सकते हैं उनके बच्चों के, ठीक है। मम्मी का ब्लड ग्रुप बता दिया, पापा का बता दिया, बोला गया दोनों की शादी हुई थी। अब बताओ जो उनके बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है A एंड B ओनली, AB और O, AB ओनली और O ओनली। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर A, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ठीक है। A और B ही आपके 2 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीस्टोन स्पीशीज, इनमें से कौन सी आपकी कीस्टोन स्पीशीज है? टाइगर, ग्रास, अर्थवॉर्म और एल्गी। बोलो कौन सी वाली है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। रिमूवल ऑफ अ की स्टोन स्पीशीज कॉज मेजर चेंज इन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप कोई की स्टोन स्पीशीज को निकाल दोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम का, ठीक है। तो की स्टोन कौन सी है? टाइगर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 प्लांट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, ठीक है। C4 प्लांट की बात हो रही है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा आपका? बताओ। आपके ऑप्शन है RUBP, ठीक है, PGA, PEP और OA। बोलो। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। PEP मतलब फॉस्फोफिनोल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है CO2 को फॉर्म करने के लिए OAA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन है जो उसके मतलब मेंटेनेंस के लिए, उसको कंटिन्यू पूरे 9 मंथ तक लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके ऑप्शन है FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। कैसे याद रखोगे? देखो, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है, ठीक। किसे मेंटेन करना है? प्रेगनेंसी को करना है। पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोजेस्टेरोन। कौन मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को? प्रोजेस्टेरोन करेगा, ठीक है। ऐसे ध्यान कर लो, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है आपके एंडोमेट्रियम को और प्रिवेंट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, मतलब टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आने देता। अगर टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो सकता है, आपका अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम सिंथेसाइज द RNA प्राइमर DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। कौन सी एंजाइम होती है जो सिंथेसाइज करती है आपकी RNA प्राइमर को ड्यूरिंग कब? DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे। आपके ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA लाइगेज, प्राइमेज और हेलिकेज। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्राइमेज सिंथेसाइज करता है आपके शॉर्ट RNA प्राइमर्स को रिक्वायर्ड फॉर DNA पॉलीमरेज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम यूज टू कट DNA एट स्पेसिफिक साइट्स, मतलब ये बहुत बार पूछा गया है कि DNA को उनकी स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए कौन सी एंजाइम का यूज होता है? लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है बच्चों, ये रिकॉग्नाइज करी जाती है एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को और कट करती है DNA को, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि DNA को उसकी स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारी, वो इसी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात हो रही है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, एडेप्टिव रेडिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पेपर्ड मोथ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है आपके किसको? नेचुरल सिलेक्शन को। पढ़ा होगा आपने NCERT में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स, कौन सी सेल की ऑर्गेनली ऐसी है जिसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पजेस्ट करता है सर्कुलर DNA को और उसमें क्या होता है? 70S का राइबोसोम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस TT, मतलब एक कैपिटल T एक स्मॉल t इंटू कैपिटल T और स्मॉल t, वट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द रेसेसिव फिनोटाइप, मतलब कितने आपके जो हैं, कितनी परसेंटेज वाले आपके ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो रेसेसिव फिनोटाइप दिखाएंगे, मतलब कितना परसेंटेज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं 25%, 50%, 75% और 100%। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जीनोटाइप के रेशियो देख लो, 1TT रेशियो 2TT और रेशियो 1 स्मॉल वाला टी, ठीक है। अब बोलने में मैं समझा नहीं पा रही हूँ, समझ जाना है कि मैं कौन से TT की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है? रेजिस्टेंस रेट शो करते हैं, यानी कि 25% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन है हमारा,
चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सलीट, मतलब ऑब्सलीट के जैसा ही मतलब वाले शब्द को ढूंढ के निकालो। जो ऑब्सलीट का मीनिंग है वही उस वर्ड का मीनिंग भी आना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न, एंशिएंट, आउटडेटेड और रेलेवेंट, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिनोनियम्स की बात हो रही है। सिनोनियम का मतलब भी तो होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है, सिनोनिम का मतलब होता है कि वैसे ही सेम शब्द का मीनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब आपका आउटडेटेड, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। ऑब्सोलीट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं आ रही है, वो फैशन से, मतलब कहते हैं फैशन आउट हो गया है, ठीक है, मतलब अब इस टाइम वो ट्रेंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ कैंडिड, यानी कि यहाँ पे एंटोनियम्स के, देखो बच्चों हो सकता है कि वो कभी कभी ना डायरेक्ट ना लिखेगी, इसका एंटोनियम बताओ, वो ये बोल देगा कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताओ, वो बोल देगा सेम मीनिंग वाला वर्ड बताओ। तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनियम, सेम मीनिंग मतलब यानी कि सिनोनियम, ठीक है। तो कैंडिड का पूछा है, आपके ऑप्शन से ऑनेस्ट, फ्रैंक, रिजर्व्ड और डिसीटफुल, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैंडिड का मतलब होता है कि फ्रैंक, बहुत फ्रैंक है, ट्रूथफुल, सच्चा इंसान है। एंटोनियम मतलब क्या होगा, डिसीट का, सॉरी कैंडिड का, डिसीटफुल और डिसऑनेस्ट, यानी कि जो ईमानदार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, कैंडिड का डिसीटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पिल द बीन मीन्स, ठीक है, टू स्पिल द बीन्स, यहाँ पे आपसे आइटम्स एंड फ्रेजेस की बात हो रही है, क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। वेस्ट फूड, रिवील अ सीक्रेट, मेक अ मिस्टेक और लूज मनी, यानी कि स्पिल, फैला दिए बीन्स को, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि असली वाली बीन्स फैलाई है, कहावत है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपने कोई सीक्रेट को रिवील कर दिया, सबको बता दिया, ठीक है, कोई सीक्रेट सबको बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या होगा, स्पिल द बीन्स का मतलब है कि सीक्रेट बता दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब उसने मुझे पहले ही बता दिया था, हिंट दे दिया था सरप्राइज पार्टी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो इतना बड़ा वर्ड है इसकी जगह पे कोई सिंपल सा वर्ड आ जाए, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। आपके ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, पॉलीग्लोट, ओरेटर और ग्रामेरियन, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना प्लीज़, आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट पता होता है, उनको आंसर सही पता होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, रीडिंग मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देंगे, हड़बड़ाहट में फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे नहीं और वो गलत कर देते हैं। तो प्लीज़ अपना अच्छे से टाइम को लेना, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना, उनके ऑप्शंस को पढ़ना और फिर आंसर को मार्क करना, ठीक है। सिली मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि एक एक सिली मिस्टेक आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, पॉली मतलब बहुत सारे, ग्लॉट मतलब लैंग्वेजेस, तो पॉलीग्लॉट का मतलब क्या हो गया, ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है आपसे यहाँ पे एकोमोडेशन की, ठीक है, बताओ क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, बोलो क्या होगी यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एकोमोडेशन में ध्यान रखना बच्चों, डबल सी और डबल एम आता है, यानी कि ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, एकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट में बोला गया है कि रवि सेड आई एम बिजी नाउ, रवि ने बोला कि मैं अभी बिजी हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोला जाएगा, रवि सेड दैट ही वाज बिजी देन, रवि ने कहा कि वो तब बिजी था। रवि सेड दैट आई वाज बिजी देन, रवि ने कहा कि मैं खुद बिजी था उस टाइम। रवि सेड ही इज बिजी नाउ, रवि ने कहा कि वो अभी बिजी है। रवि टोल्ड दैट ही वाज बिजी नाउ, रवि ने बोला था कि वो अब बिजी होगा। बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखना, एम होता है तो वॉज आता है, नाउ होगा तो देन, आई होगा तो ही आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट टेंस में बैक शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो बैक शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बोला गया दे आर रिपेयरिंग द रोड, वो लोग क्या कर रहे हैं, रोड को रिपेयर कर रहे हैं।
पैसिव फॉर्म क्या होगी? द रोड वॉज रिपेयर्ड बाय देम, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम और द रोड हैड बीन रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, अब तक लाइक नहीं करा है तो फटाफट से लाइक कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँ। बाकी पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करने में कंजूसी मत करो यार, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बच्चों क्या होता है? इज एम आर लगेगा, इनमें से कोई एक चीज लग जाएगी, प्लस क्या होगा? बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, आर रिपेयरिंग से क्या हो जाएगा? इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से पूछा गया है, बाय नेक्स्ट मंथ शी ब्लैंक हर ट्रेनिंग। ठीक है, कंप्लीट्स, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट और विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी क्या बनेगा? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर या फिर बाय नेक्स्ट मंथ कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बल्ड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को जम्बल्ड कर दिया गया है, इसको बताओ सही सीक्वेंस में कैसे लगाओगे। ठीक है, पी फॉर द एग्जामिनेशन, क्यू का मतलब है ऑल द स्टूडेंट, आर का मतलब है हैव अप्लाइड, एस का मतलब है सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं हर बार, मैंने क्वेश्चन देखे हैं ऐसे वाले। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्यू आर एस पी, आर क्यू पी एस, एस आर पी क्यू और पी क्यू आर एस। आप ना ये क्यू पी आर एस को मत देखो, पहले ही फॉर एग्जामिनेशन, ऑल स्टूडेंट, हैव अप्लाइड, सक्सेसफुली, इनको देखो, इनसे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो सही। जो भी सेंटेंस बन जाएगा उसके नीचे फिर जो आपको पी की जगह पे क्या था? फॉर एग्जामिनेशन था ना, तो फॉर की जगह पे पी लिख देना। ठीक है, इस तरीके से क्यू की जगह पे ऑल स्टूडेंट जिस तरीके से भी है ना, ऐसे करके लिख लेना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बोलो ए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट हैव अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया बच्चों। अब लगा लो यहाँ पे कितने को क्यू बोला गया था, कितने को आर बोला गया, कितने को एस, कितने को पी बोला गया है। ठीक है, इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, ब्लैंक द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, व्हेन, देन और व्हाइल। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रूल ध्यान रखना, हार्डली तो व्हेन आएगा, नो सूनर तो देन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड से, अ नर्स इंसर्ट अ यूरिनरी कैथीटर यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर शी रिमूव्स हर ग्लव्स, द पेशेंट इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प एडजस्टिंग हिज पिलो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया आपसे बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? देखो बच्चों, बोला गया है कि नर्स है, उसने यूरिनरी कैथीटर डाला, मतलब पेशाब की नली को डाला एक पेशेंट के अंदर। ठीक है, स्टेराइल टेक्निक यूज करी है उसने, मतलब कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर उसने कर लिया, उसने अपने ग्लव्स को रिमूव करा था, सिर्फ ग्लव्स ही रिमूव हुए थे अभी तक। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट ने इमीडिएटली बोल दिया कि वो उसका पिलो को सही कर दे। ठीक है, थोड़ा पिलो एडजस्ट कर दे, तकिया को थोड़ा सा सही कर दे। आपके ऑप्शन है, एडजस्ट द पिलो बिकॉज ग्लव्स हैव ऑलरेडी बीन रिमूव, मतलब पिलो को एडजस्ट कर दो क्योंकि तुमने ग्लव्स तो रिमूव कर दिए। ठीक है, एक आपका ऑप्शन है, वियर अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव, दोबारा से नए पेयर ऑफ ग्लव्स पहनो, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग द पेशेंट अगेन। ठीक है, पेशेंट को दोबारा टच करने से पहले हैंड हाइजीन करो। और एक है आपका ऑप्शन, आस्क अनदर नर्स फॉर हेल्प। ठीक है, बोलो क्या होगा? ऐसे प्रायोरिटी बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कभी कभी वो नहीं पूछ करके ऐसे घुमा के पूछ लेगा, स्टोरी टाइप दे देगा आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिमूविंग ग्लव्स डज नॉट रिप्लेस हैंड हाइजीन। ध्यान रखना हमेशा, आपने ग्लव्स पहने थे, आपने ग्लव्स रिमूव कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ नहीं धोओगे। आपको हैंड हाइजीन प्रोसीजर करने से पहले, प्रोसीजर करने के बाद, पेशेंट के टच करने से पहले, उसको टच करने के बाद में आपने हैंड हाइजीन हमेशा करनी है। ठीक है, WHO का मूवमेंट क्या है? आफ्टर बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर का रिस्क हो सकता है, इसलिए हैंड हाइजीन मैंडेटरी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है आपको यहाँ पे कि पहले हैंड हाइजीन करो पेशेंट को टच करने से पहले, भले ही ग्लव्स पहने थे तो फिर भी हैंड हाइजीन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अराइव इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ये पूछा गया है। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सस्पेक्टेड पेशेंट है, वो कंफर्म नहीं हुआ है, शक है, सस्पेक्शन है यहाँ पे कि उसको पल्मोनरी टीबी है, मतलब टीबी हो चुकी है इसको, ठीक है, लंग्स की टीबी हो गई है। वो कहाँ पे आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया। अब सबसे पहला इनिशियल नर्सिंग एक्शन आपका क्या होना चाहिए, उसको क्या करोगे, प्लेस अ पेशेंट पॉजिटिव प्रेशर रूम, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर रूम में रख दो उसको। स्टार्ट करनी है आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स, प्रोवाइड करना है N95 मास्क, और क्या करना है, एयरबॉर्न आइसोलेशन करना है, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देनी है ओरल फ्लूइड्स, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो बच्चों, टीबी किससे फैलता है, आपका एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है टीबी, इसलिए आपने क्या करना है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन को फटाफट से करना है। और पेशेंट को क्या कर दोगे आप, N95 मास्क दोगे और बोलोगे एयरबॉर्न आइसोलेशन में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विजिटर सडनली कोलैप्सेस इन द हॉस्पिटल कॉरिडोर, ठीक है, एक पेशेंट का विजिटर यानी कि साथ वाले थे अचानक से गिर गए हॉस्पिटल में, ठीक है। पेशेंट क्या है, अब जो गिरे थे विजिटर, अब वो पेशेंट बन चुके हैं, तो पेशेंट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, ब्रीथ भी नहीं कर रहा है नॉर्मली, तो नर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये पूछा गया, फर्स्ट पूछा गया, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, मतलब करेगी सब, लेकिन पहले सबसे पहले क्या करेगी, ये पूछा गया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, गिव टू रेस्क्यू ब्रेथ, 2 रेस्क्यू ब्रेथ देगी, बीपी चेक करेगी, चेस्ट कंप्रेशंस देगी, और मेडिकल रिकॉर्ड्स को उसके देखेगी। बोलो क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, अब करंट जो आपकी BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, कैब हो गया, पहले ABC था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, उसको चेंज कर दिया गया है, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग कर दिया गया, तो कंप्रेशन पहले आ जाएंगे, ठीक है, सर्कुलेशन पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग अ केमिकल फैक्ट्री एक्सप्लोजन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक केमिकल फैक्ट्री जिसमें आग लग गई, 40 विक्टिम्स अराइव साइमल्टेनियसली, यानी कि 40 जो है मरीजों को एक साथ हॉस्पिटल में लाया गया। विच पेशेंट शुड रिसीव फर्स्ट ट्रीटमेंट अंडर स्टार ट्रायज, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि 40 अचानक से लोग आए हैं, केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी, सब लोग क्या है बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि सबसे पहले ट्रीटमेंट किसको मिलना चाहिए, ठीक है, 40 में से। आपके ऑप्शन हैं, डेड पेशेंट, वॉकिंग पेशेंट विद माइनर बर्न, पेशेंट विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी रेट 36 पर मिनट, स्टेबल फ्रैक्चर पेशेंट, मतलब ऐसा पेशेंट जो मर गया है, जो पेशेंट माइनर बर्न्स के साथ आया है, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, या फिर जो जिसको फ्रैक्चर हो चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। देखो रेस्पिरेटरी रेट कितना यहाँ पे दिया है, 30 पर मिनट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है, 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होता है, 30 ब्रेथ पर मिनट जा रहा है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये इमीडिएट, इसको अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होती है, सल्वेजेबल बट क्रिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रिकैपिंग अ यूज निडल, ठीक है, इंजेक्शन लगाया था, निडल यूज कर ली गई थी, इसको रिकैप दोबारा से कैप करा जा रहा है। अ नर्स सफर अ निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम एन HIV पॉजिटिव पेशेंट, मतलब उसको वो सुई चुभ गई, और वो पेशेंट कौन सा था, आपका HIV पॉजिटिव पेशेंट था, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या आएंगे, विच एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर वॉशिंग द साइट, ठीक है। क्या हुआ, एक पेशेंट थी, सॉरी एक आपकी नर्स थी, एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, वो पेशेंट जो था HIV से सफ़र कर रहा था, उसकी जो निडल थी ना, वो दोबारा से कैप लगाने के चक्कर में नर्स को ही चुभ गई। तो अब उसने क्या करना है, सबसे पहले उस जगह को वॉश करने के बाद, मतलब जहाँ सुई चुभी उसको वॉश तो कर लिया, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, सिम्टम्स का वेट करना चाहिए। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, फिर टेटनस वैक्सीन लगानी चाहिए। बोलो क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बच्चों के यहाँ ध्यान रखना है आपने कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फटाफट से स्टार्ट करना होता है विद इन, ठीक है, आपने आवर्स में, उसके बाद करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। सुई चुभी है, आपने साइड को वॉश कर लिया, फटाफट से जाओ और PEP को स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब, ठीक है, फिजिशियन ने उसने प्रिस्क्राइब करा है
मॉर्फिन 10 mg IV, ठीक है, मॉर्फिन एक ड्रग होती है आपकी, इसको 10 mg मिलीग्राम बोला गया है, IV मतलब इंट्रावीनस बोला गया है, ठीक है। नर्स नोज द एक्चुअल डोज, अब नर्स को पता है कि जो पेशेंट को यूजुअल डोज लगती है, मतलब इससे पहले जो पेशेंट दवाई खा रहा था मॉर्फिन वाली, उसको कितनी लगती थी, 1 से 2 mg लगती थी पेशेंट को, ठीक है। अब नर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया 10 mg और उस पेशेंट को 1 से 2 mg लगता है, नर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पे। आपके ऑप्शन है एडमिनिस्टर इमीडिएटली बिकॉज फिजिशियन ऑर्डर्ड इट, तुरंत लगा दो क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, इस वजह से। अपने सीनियर नर्स से पूछो, सिर्फ क्लैरिफाई करो ऑर्डर को फिजिशियन के साथ में बिना एडमिनिस्टर करें, मतलब दवाई देने से पहले एक बार दोबारा से फिजिशियन से कंफर्म कर लो, ठीक है। और क्या करो, जितनी भी डोज बोली है उसकी आधी दवाई दे दो। बताओ क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन अनयूजुअल डोजेस, ठीक है, डॉक्टर से पूछ लो कि सर आपने तो इतनी डोज लिखी है लेकिन इसको तो पहले से इतना इतना चल रहा था, तो हो सकता है मे बी कभी कभी गलती से लिख दिया गया हो, या फिर कभी कभी आपसे ऐसे ना फटाफट से लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ये नहीं करना है कि जो पहले से डोज आपको अगर कहीं भी सस्पेक्शन लग रहा है ना कि अरे ऐसा तो नहीं होता था, तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर लो, लेकिन ऐसे खुद से कुछ भी मत करो क्योंकि एक बार गलती हुई तो हो सकता है कि वो आपका लाइसेंस भी चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्शियस पेशेंट रिफ्यूजेस सर्जरी डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, मतलब एक पेशेंट है कॉन्शियस है, उसने मना कर दिया सर्जरी करवाने से, जबकि उसको पता है कि वो सर्जरी कितनी ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुई तो कितना रिस्क हो सकता है, लेकिन फिर भी मना कर दिया। उसको पता है कि उसकी जान को खतरा है, रिस्क है, सर्जरी होनी ज़रूरी है, पर मना कर रहा है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि प्लीज़ सर्जरी कर दो, तो आप नर्स किसको सपोर्ट करेगी, मतलब फैमिली मेंबर्स की बात को मानेगी, सर्जरी कर देगी, पेशेंट को सपोर्ट करेगी, ये पूछा गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है फैमिली की विश को, फिजिशियन के डिसीजन को, पेशेंट की ऑटोनॉमी को, हॉस्पिटल पॉलिसी को। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चों को यहाँ बोला गया है कि पेशेंट आपका कॉन्शियस है, मतलब होशो हवास में है, उसको पता है कि सर्जरी नहीं कराऊंगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, लेकिन वो फिर भी मना कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अगर पेशेंट ने मना कर दिया तो आप उसको टच भी नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि पेशेंट को खून लग रहा है, खून की कमी हो गई तो खून चढ़ा रहे हैं इसको हम, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पेशेंट डेवलप चीज़, पेशेंट की हो गई ठंड लगने लग गई, फीवर आ गया और उसकी बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया बैक में, ठीक है। अब नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए ये पूछा गया। अभी अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे ब्लड लगाए हुए, 15 मिनट में ही उसको चिल्स फीवर सब होने लग गया। तो आपके ऑप्शन हैं कि स्लो कर दो थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोक दो, बुखार की दवा दे दो और ब्लड बैंक में कॉल करो कि भाई इसको तो बुखार आ गया। बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सस्पेक्टेड एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन हो गई है। पहला एक्शन क्या होगा कि फटाफट स्टॉप करो, उसके बाद बाकी सारे काम देखना, पहले रोको उसको खून चढ़ने से आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी ब्लड चढ़ रहा है, पेशेंट को रिएक्शंस हो गए, फटाफट से पहले रोक दो, उसके बाद में एनएस को चला दो, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी से करे जाते हैं। एनएस की फुल फॉर्म होती है आपकी नॉर्मल सलाइन, और कौन सा लगता है, 0.9% वाला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीयू नर्स इज केयरिंग फॉर 4 पेशेंट, ठीक है, एक आईसीयू नर्स है, उसको 4 पेशेंट्स दिए गए हैं। अब उसको पहले कौन से पेशेंट को असिस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है पोस्ट ऑप का पेशेंट है, पेन स्कोर जो है वो 9/10 आ रहा है, पेशेंट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है सेडेटिव के लिए, मतलब उसको नशा दे दो, वेंटिलेटेड पेशेंट जिसका हाई प्रेशर अलार्म जो है वो कंटिन्यूसली बज रहा है, और पेशेंट जो डिस्चार्ज के लिए बैठा है। बताओ नर्स को पहले किसको देखना चाहिए, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाई प्रेशर अलार्म जो है बच्चों, किसका मतलब है कि वहाँ पे या तो ट्यूब में जो है कुछ भर गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई सिक्रीशंस आ गए हैं ट्यूब में, जो है किंक हो गया, मुड़ गई है वो ट्यूब, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, पहले फटाफट से जो हाई प्रेशर अलार्म वाला पेशेंट है उसको जाकर के देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ बस एक्सीडेंट, मतलब एक बस का एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट ए जो है, मतलब नाम दे रखे हैं ABCD, पेशेंट ए जो है वो अनकॉन्शियस है, कोई सांस नहीं आ रही है, उसको पोजीशनिंग दे दी फिर भी नहीं आ रही है, ठीक है। पेशेंट बी क्या है, रेस्पिरेटरी रेट 34
पर मिनट हो चुका है, वीक पल्स है। सी वाले में क्या है, टीबिया का फ्रैक्चर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट जो है 22 पर मिनट चल रहा है। और डी वाले में क्या है, बहुत छोटी मोटी चोटें लगी है, बाकी वो सही है। तो किसको पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी, किसको पहले आपने किसको इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा, किसका इलाज पहले स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बोलो, ए बी सी या डी का बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो बच्चों, जो आपका ऐसा पेशेंट जो अनरिस्पॉन्सिव है, जिसकी सांस ही नहीं आ रही, उसको बचा के क्या करोगे, पहले ही मर चुका है वो तो, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है। बी क्या था, ऐसा पेशेंट जिसको क्या है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, वीक पल्स है, इसको देखो, ठीक है, फ्रैक्चर वाला थोड़ी देर रुक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेड कैटेगरी को इमीडिएट मानते हैं, येलो को डिलेड मानते हैं, ग्रीन को माइनर मानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको मेरा पढ़ाने के तरीके समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक भी कर देना प्लीज़, और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि मैं आपके कमेंट्स को देख पाऊँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स से, ठीक है। बाकी पेपर दे के आओगे तो मुझे आकर के ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया और आपको मेरे जो इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना पेपर बहुत अच्छे से करना, बहुत रिलैक्स होकर के आपने जो भी पढ़ा है बस उसी पे फोकस करना है, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लेकिन गलती मत करना, बाकी अच्छे से पेपर करना, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।